हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग सी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, यह जो वीडियो है, यह जो क्वेश्चन है हमारे 6 फरवरी 2023 के हैं। तो दोस्तों, अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी हो तो चैनल पे जाके देख लीजिए। अब आगे से हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन है हमारा, आप अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करना चाहते हैं, है ना। समालोचनात्मक चिंतन, ऐसा करने के लिए आप निम्न में से किस कौशलों का संवर्धन करना चाहेंगे? अभिसारी चिंतन, स्वचिंतन प्रतिबिंबन, कंठस्थीकरण, निष्क्रिय अनुकरण। दोस्तों, यहाँ पर समालोचनात्मक चिंतन से तात्पर्य होता है कि स्वचिंतन और प्रतिबिंबन कर पाना। अभिसारी चिंतन नहीं होगा दोस्तों। अभिसारी चिंतन की जगह पर अपसारी चिंतन होना चाहिए, यानी कि एक केंद्र से बाहर की ओर हमें सोचने की जिज्ञासा करनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन गलत है। सेल्फ रिफ्लेक्शन, स्वचिंतन प्रतिबिंबन यहाँ पर सही हो जाएगा। जब बच्चा स्वयं से सोचने की कोशिश करेगा तो वहाँ पर समालोचनात्मक चिंतन का विकास होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कंठस्थीकरण थर्ड ऑप्शन है, ये भी गलत हो जाएगा। निष्क्रिय अनुकरण, हमें सक्रिय अनुकरण करने की ज़रूरत होती है, ना कि निष्क्रिय अनुकरण। तो यहाँ पर डी ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए, इसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग देख सकते हैं। आप अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करना चाहते हैं, तो ऐसा करने के लिए आप स्वयं स्वचिंतन प्रतिबिंबन कौशलों का संवर्धन करना चाहेंगे। स्वचिंतन करने से विद्यार्थियों में अमूर्त तार्किक चिंतन एवं मौलिक चिंतन का विकास होता है, जिससे उनमें सृजनशीलता का गुण उत्पन्न हो जाता है और वो रचनात्मक कार्य करने हेतु तार्किक दृष्टिकोण में वृद्धि करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। विद्यार्थियों में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का निम्न स्तरीय निष्पादन किस ओर संकेत करता है? यहाँ पर क्वेश्चन का पूछा है कि जो सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का निम्न स्तरीय निष्पादन किस ओर संकेत करता है, यानी कि जो सुविधा वंचित पृष्ठभूमि के बच्चे हैं, जिनको आने जाने की भी ज़्यादा फैसिलिटी नहीं है और जिनको बहुत सारी चीज़ों का अभाव है, तो उनके निष्पादन में किस ओर संकेत करता है ना। विद्यालय सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान देना चाहता है। उनके माता पिता शिक्षा का महत्व नहीं समझते हैं। विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताओं और योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते हैं। बच्चों की सामाजिक परिवेश बच्चों के अधिगम के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो पूछा है कि सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को उनका निम्न स्तरीय निष्पादन, यानी कि उनको पढ़ने आने की संख्या में कमी, ये किस ओर संकेत दे रहा है ना। तो विद्यालय सभी विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान देना, अगर विद्यालय उन बच्चों की आवश्यकताओं को ध्यान देता तो उनकी भी संख्या उच्च स्तरीय होती। ठीक है, वो भी ज़्यादा संख्या में आते। उनके माता पिता शिक्षा का महत्व नहीं समझते, उनके माता पिता को हम लोग कोई दोष नहीं देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखा है विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताओं एवं योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगर कुछ भी हो तो हमें विद्यालय को या फिर टीचर को मतलब दोष देना है, बच्चे को बच्चे के माता पिता को दोष नहीं देना है पेडागोजी में। तो चलिए दोस्तों, इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं हम लोग। विद्यालयों में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का निम्न स्तरीय निष्पादन यह संकेत देता है कि विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताओं और योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते हैं, क्योंकि प्रत्येक बच्चे की आवश्यकताओं या योग्यता अलग अलग होती है। अतः ऐसे बच्चों के समावेशन के लिए उनके बौद्धिक स्तर के अनुसार उनको अनुकूल लगने वाली सामग्रियों के प्रयोग द्वारा शिक्षण कार्य कराया जाए, जिससे कि वे सहज महसूस करें व कक्षा में समायोजित हो सकें। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। विकलांगता वैयक्तिक और सामाजिक कारकों के बीच बाधित अंतःक्रियाओं का परिणाम है। विकलांगता का कौन सा प्रतिमान इस दृष्टिकोण को समर्थन देता है? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है कि वैयक्तिक और सामाजिक कारकों के बीच बाधित अंतःक्रियाओं का परिणाम है। चिकित्सीय, दानशीलता, सामाजिक, मानवीय अधिकार।
तो दोस्तों यहाँ पर चिकित्सीय नहीं होगा, क्योंकि पूछा है कि विकलांगता वैयक्तिक एवं सामाजिक कारकों के बीच बाधित अंतःक्रियाओं का परिणाम है। तो इस तरह के सामाजिक कारकों के बीच बाधित जो दानशीलता, ये भी गलत हो जाएगा, सामाजिक ही कहलाएगा, क्योंकि सामाजिक कारकों के बीच अंतःक्रिया है तो वो विकलांगता सामाजिक रूप से इस दृष्टिकोण को ये व्यक्त करते हैं। चलिए दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। विकलांगता व्यक्तिक और सामाजिक कारकों के बीच बाधित अंतःक्रियाओं का परिणाम है। विकलांगता का सामाजिक प्रतिमान इस दृष्टिकोण को समर्थन कर देता है, जिसका संबंध व्यवहारगत और पर्यावरणीय बाधाओं से है, जो व्यक्ति को समाज में अन्य लोगों के साथ एक समान आधार पर उनकी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी से रोकती है। विकलांग अधिनियम 1995 के अनुच्छेद 26 में विकलांग बच्चों को 18 वर्ष की आयु तक मुक्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। नोट: प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व दिव्यांग दिवस दिव्यांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्रवण बाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। श्रवण बाधित का मतलब होता है जो सुन नहीं सकता, यानी कि बधिर, है ना। उनके समावेशन के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है, जानकारी प्रस्तुत करने के लिए व्याख्यान विधि का अतिशय रूप से प्रयोग। दोस्तों हमारा बच्चा कैसा है, श्रवण बाधित है, ठीक है। उनके समावेशन में क्या व्याख्यान विधि यूजफुल हो जाएगी, क्योंकि हम लोग लेक्चर देंगे, बच्चा सुनेगा नहीं, तो ये प्रभावी तो नहीं हो सकता। अधिगम के आकलन के लिए मौखिक परीक्षणों का प्रयोग। दोस्तों उनके अधिगम के आकलन के लिए मौखिक परीक्षणों का भी प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि बच्चा सुन नहीं सकता है ना। कक्षा में सांकेतिक भाषा के प्रयोग का निषेध। बच्चों दोस्तों अगर कक्षा में सांकेतिक भाषा का प्रयोग होता तो वो बधिर आदमी, जो बधिर बच्चा है वो हमारा श्रवण बाधित, वो संकेतों के माध्यम से सीखता, लेकिन यहाँ पर है कि निषेध कर देना, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। अब डी ऑप्शन बचा है, सुनिश्चित करना कि मौखिक संप्रेषण दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ पूरित हों। हाँ, यहाँ पर मौखिक संप्रेषण दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ अगर पूरित होंगे तो बच्चा क्या करेगा, दृश्यात्मक यानी कि देख के वो समझने की कोशिश करेगा, है ना। यानी कि वो सुन तो नहीं रहा लेकिन वो देख के समझेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए, ठीक है। श्रवण बाधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मौखिक संप्रेषण दिशात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ पूरित हो, क्योंकि श्रवण बाधित बालक लगभग 5 फीट की दूरी पर हो रही सामान्य बातचीत को सुन पाने की कठिनाई महसूस करते हैं, अतः दिशात्मक प्रस्तुतिकरण के द्वारा सहजतापूर्ण अध्ययन कर पाएंगे, जबकि मौखिक संप्रेषण सुनने में अक्षम होने के कारण उनके समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा, जिससे उनका अधिगम प्रभावित होगा। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की, ठीक है। मेधावी प्रतिभाशाली बच्चों में किस तरह की संभावना है। मूल बातों की सहज समझ का अभाव होता है, सहपाठियों की तुलना में काफ़ी धीमी गति से प्रतिक्रिया देते हैं, यदि कार्य चुनौती भरा हो तो काम करने को तुरंत छोड़ देते हैं। दोस्तों मेधावी प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं उनमें किस तरह की संभावना है, तो मूल बातों को सहज समझ का अभाव होता है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। अपने सहपाठियों की तुलना में काफ़ी धीमी गति से नहीं बल्कि तेज़ गति से सीखते हैं, यदि कार्य चुनौती भरा है तो काम को तुरंत छोड़ते नहीं हैं बल्कि उसको चुनौतीपूर्ण काम करने की कोशिश रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर है समाधान खोजने की प्रति इच्छा व्यक्त करते हैं, तो ये हमारा पॉजिटिव आंसर इज द राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं। मेधावी प्रतिभाशाली बच्चों में समाधान खोजने के प्रति इच्छा व्यक्त करने की संभावना है। टर्मर के अनुसार प्रतिभाशाली बालक वह है जिसकी बुद्धि लब्धि 140 से ऊपर होती है, ठीक है। प्रतिभाशाली बालक उच्च सृजनात्मक क्षमता वाले होते हैं। यह अमूर्त एवं संरचनात्मक चिंतन करते हैं तथा गणित विज्ञान कैसे कठिन विषयों से त्वरित समाधान खोजने के लिए सफल प्रयास करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर वाले विद्यार्थियों के लिए चुनौती प्रस्तुत करेगा। दोस्तों यहाँ पर अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ये एक प्रकार की रोग है जिसमें बच्चा क्या करता है,
उसमें ध्यान केंद्रित करने की क्षमता नहीं होती है, यानी कि वो लगातार 3 घंटे बैठ के पढ़ नहीं सकता है ना। और वो मतलब कोई भी चीज़ वो लगातार करने में नहीं कर सकता है, उसको अटेंशन की कमी है, ध्यान की कमी है किसी भी चीज़ को करने के लिए। तो लिखित प्रदत्त कार्यों के लिए सहायक प्रौद्योगिकी तक सुगम में पहुँचे, विभिन्न संवेदों का उद्दीपन, प्रदत्त कार्यों को छोटे छोटे प्रबंधित समूहों में प्रस्तुत करना, बिना किसी अंतराल में लंबी अवधि वाले व्याख्यान। दोस्तों यहाँ पर हमने बताया कि जो अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, इसमें बच्चा क्या करता है, लगातार, माना कि उसको क्लास हम लोग 3 घंटे का लगातार क्लास देते हैं तो वो बोर हो जाता है, वो अटेंशन कहीं भी एक जगह पर टिक नहीं पाता है। ठीक है, तो उसे क्या करना चाहिए, यहाँ पर पूछा है, विद्यार्थियों के लिए चुनौती प्रस्तुत करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर चुनौती प्रस्तुत करेगा, यानी कि उसके लिए कौन सा ऑप्शन गलत सिद्ध होगा उसके समावेशन के लिए ना। लिखित प्रदत्त कार्यों के लिए सहायक प्रौद्योगिकी तक सुगम, ये तो सही है ना। विभिन्न संवेदों का उद्दीपन, ये भी सही है। प्रदत्त कार्यों को छोटे छोटे टुकड़ों में प्रबंधित समूह में प्रस्तुत करना, जिसको लगातार 3 घंटे बैठने की आदत नहीं है तो उनको छोटे छोटे टुकड़ों में प्रबंधित समूहों में प्रस्तुत करना, ये भी सही हो जाएगा। बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान, तो यहाँ पर डी ऑप्शन ही उसके लिए चुनौती है। अटेंशन हाइपर डेफिशिएंसी जो डिसऑर्डर है, ऐसे बच्चों के लिए बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान करने देने से ये चुनौती का कारण बनता है उसके लिए। चलिए अब हम लोग इसको एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्यान का प्रावधान अटेंशन डेफिशिएंसी हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर वाले विद्यार्थी के लिए चुनौती प्रस्तुत करेगा। ADHD प्राय बचपन में शुरू होता है और बड़ी उम्र तक जारी रह सकता है। इसके प्रमुख लक्षण है बिना सोचे समझे जल्दीबाजी में काम करना, लंबे समय से चल रही एक स्थिति जिसमें ध्यान लगाने में कठिनाई, अति सक्रियता का होना, भूलने की प्रवृत्ति, ध्यान में कमी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की फ्रेंड्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन एवं तर्क वाला है। अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को सहयोगात्मक अधिगम में सहयोग करने, समूह कार्य करने और सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यहाँ पर अभिकथन तो हमारा सही बता रहा है, क्योंकि उनको सहयोगात्मक अधिगम में सहयोग करने, समूह कार्य करने और सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो अभिकथन तो हमारा सही है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या तर्क भी सही है क्या। अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है और विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से ज्ञान सृजन करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर तर्क भी सही है हमारा और अभिकथन भी सही है। दोनों क्या मैच कर रहे हैं क्या, तो हाँ मैच कर रहे हैं। सही एक्सप्लेनेशन है, तर्क भी है, सहयोगात्मक अधिगम में सहयोग करने, सामाजिक गतिविधि है। तो यहाँ पर हमारा अभिकथन और तर्क दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अध्यापन को अपने विद्यार्थियों को सहयोगात्मक अधिगम में सहयोग करने, समूह कार्य करने और सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है और विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से ज्ञान सृजन करना चाहिए। सहयोगात्मक अधिगम से बालकों में सीखने की प्रवृत्ति में वृद्धि होती है तथा विद्यार्थियों को सामूहिक रूप से दिया गया ज्ञान लंबे समय तक स्थायी बना रहता है। अतः ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि ज्ञान के सृजन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देती है। ठीक है, ज्ञान के सृजन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देती है। तो व्यवहार अनुकूलता, सहपाठी अभिकारिता, अन्वेषण अधिगम, पारस्परिक शिक्षण। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा है कि भूमिका को महत्व, विद्यार्थियों में सक्रिय भूमिका को कौन सा महत्व नहीं देता है। तो व्यवहार में अनुकूलन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन है कि अधिगम, शिक्षण अधिगम की व्यवहार अनुकूलन विधि के ज्ञान सृजन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देती है, जबकि सहपाठी भागिता, अन्वेषण अधिगम, पारस्परिक शिक्षण, यह तीनों ज्ञान के सृजन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व देती है, क्योंकि इन तीनों विधियों से में बच्चे रचनात्मकता को विकसित करते हैं, तार्किक दृष्टिकोण में वृद्धि करते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा क्वेश्चन है, विद्यार्थी किसके द्वारा बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं।
मस्त क्वेश्चन है आपका। निष्क्रिय अनुकरण, दोस्तों निष्क्रिय अनुकरण नहीं बल्कि सक्रिय होनी चाहिए, ठीक है। रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट, पुरस्कार और दंड, यहाँ पर ये भी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पुरस्कार और पनिशमेंट दे करके बच्चे से बेहतर प्रभावशाली ढंग से नहीं सिखा सकते हैं। यहाँ पर कंठस्थीकरण है, ये भी गलत हो जाएगा, रट्टाफिकेशन नहीं चलेगा यहाँ पे, है ना। जिज्ञासा और अन्वेषण, यहाँ पर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। विद्यार्थी जिज्ञासा और अन्वेषण द्वारा बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं, क्योंकि अन्वेषण वृद्धि में छात्र सक्रिय होकर ज्ञान की खोज करता है, जिससे अधिगम प्रक्रिया का परिणाम सकारात्मक प्राप्त होता है। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशलों में विकास में बाधक है? अनुरूपक चिंतन, एनालॉजिकल थिंकिंग, प्रकारात्मक स्थिरता, बहुविध तरीकों से प्रश्नों का प्रस्तुतिकरण, प्रासंगिक सूचनाओं पर केंद्रित होना। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा विद्यार्थियों की समस्या समाधान कौशलों में विकास में कौन सा बाधा डालता है? ठीक है, एनालॉजिकल थिंकिंग, ये तो सही है, बच्चे अनुरूपक सोच के समस्या समाधान कर सकते हैं। लेकिन फंक्शनल फिक्सनेस, प्रकारात्मक स्थिरता, यानी कि किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी समस्या समाधान के हल को ढूंढने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ पर अड़िग रहना, है ना, एक ही चीज़ पर अड़िग रहना, ये प्रकारात्मक स्थिरता होती है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यही हमारा बाधक है। बहुविध तरीकों से प्रश्नों का प्रस्तुतिकरण, तो ये सकारात्मक हो जाएगा। प्रासंगिक सूचनाओं पर केंद्रित होना, ये भी हमारा सकारात्मक हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। प्रकारात्मक स्थिरता विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशलों के विकास में बाधक है, क्योंकि जब किसी को नई समस्या का सामना करना पड़ता है तो प्रकारात्मक स्थिरता नए तरीके से पुराने उपकरणों का उपयोग करने की क्षमता को अवरुद्ध कर देती है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विद्यार्थियों द्वारा ग्रहित वैकल्पिक अवधारणाएं अध्यापकों द्वारा किस प्रकार संबोधित की जानी चाहिए? वैकल्पिक अवधारणाओं की कोई चर्चा किए बिना अनदेखी की जानी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर अनदेखी नहीं करनी चाहिए। विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की वैकल्पिक अवधारणा साझा करने के लिए अनुमति नहीं देनी चाहिए। यहाँ पर नेगेटिव हो गया, अनुमति जबकि देनी चाहिए, ठीक है। विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, इन पर समग्रता से चर्चा करना चाहिए। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, यहाँ पर बताया है कि अनुमति नहीं देनी चाहिए, इसलिए गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। डी ऑप्शन भी देख लेते हैं हम लोग। विद्यार्थियों को वैकल्पिक अवधारणाओं पर विचार करने के लिए दंड देना चाहिए, तो ये भी हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन भी बात कर लेते हैं। विद्यार्थियों द्वारा गृहीत वैकल्पिक अवधारणाएं संबोधित करने के लिए अध्यापकों द्वारा विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और इन पर समग्रता से चर्चा करनी चाहिए, जिससे कि विद्यार्थियों को जब किसी कार्य के लिए अध्यापकों द्वारा प्रोत्साहित मिलता है तो विद्यार्थियों में आत्मविश्वास का विकास पैदा होता है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है? जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए अधिगम, समझ को समुन्नत करने के लिए अधिगम, नकद पुरस्कार पाने के लिए अधिगम, किसी कौशल में निपुणता पाने के लिए अधिगम। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा है कि बाह्य अभिप्रेरणा का कौन सा उदाहरण है? तो जिज्ञासा को संतुष्ट करना, ये तो बच्चे के अंदर से जिज्ञासा आ रही है, तो ये तो आंतरिक अभिप्रेरणा हो जाएगा। तो यहाँ पर गलत है। समझ को समुन्नत करने के लिए, तो यहाँ पर अपनी समझ को समुन्नत करना चाहता है बच्चा, तो ये भी कहीं ना कहीं से आंतरिक अभिप्रेरणा हो जाएगी। नकद पुरस्कार पाने के लिए अधिगम, तो ये यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हमारा नकद पुरस्कार पाने का अधिगम ये बाहरी अभिप्रेरणा के अंतर्गत आएगा। जो बाहर से हमें मोटिवेशन मिले उसे बाह्य प्रेरणा कहते हैं। जो अंदर से जो हमारी इच्छा जागृत होती है उसे इंट्रिंसिक मोटिवेशन कहते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। नगद पुरस्कार पाने के लिए अधिगम बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है। गुण के अनुसार अभिप्रेरणा किसी कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने तथा नियंत्रित करने की प्रक्रिया अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती हैं, आंतरिक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा। दोस्तों आंतरिक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा हम बता चुके हैं कि आंतरिक अभिप्रेरणा जो अपनी इच्छा के अनुसार होती है उसे आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं। बाह्य अभिप्रेरणा के अंतर्गत हम लोग पुरस्कार, दंड या फिर कुछ पनिशमेंट या फिर उसको पुरस्कार दे करके उसमें मोटिवेशन पैदा करना चाहते हैं, बच्चे की पढ़ने में रुचि जागृत करना चाहते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं
27वें क्वेश्चन को, सायमा अपनी असफलता के लिए योग्यता में कमी को उत्तरदायी ठहराती है और योग्यता को एक स्थिर रूप की तरह मानती है। बार बार असफलताओं का होना उसमें किस प्रकार की भावना का विकास करेगा। देखिए, सायमा अपनी असफलता के लिए, ठीक है, योग्यता में कमी को उत्तरदायी ठहराती है। वो क्या कर रही है, अपने आप को हीनता की भाव में ले जा रही है, क्योंकि जो मेरी असफलता है सायमा की, वो उसकी योग्यता में कमी है। ठीक है, योग्यता को एक स्थिर रूप की तरह मानती है। बार बार असफलताओं का होना उसमें किस प्रकार की भावना का विकास करेगा। तो दोस्तों, जिज्ञासा की भावना तो यहाँ हो नहीं रही है, क्योंकि वो अपने असफलता के लिए उसकी योग्यता में कमी अपने आप को हीन भावना समझ रही है। ठीक है, असहायता का सीखा हुआ भाव, तो यहाँ पर हो जाएगा बी ऑप्शन हमारा सही। यहाँ पर वो फेल हो रही है ना, असफल हो रही है, उसकी योग्यता में कमी ठहरा रही है, तो ये गर्व की बात कैसे होगी, ये गलत हो जाएगा। आशा भी नहीं है इसके पास। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा असहायता का सीखा हुआ भाव। चलिए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। सायमा अपनी असफलता के लिए योग्यता में कमी को उत्तरदायी ठहराती है और योग्यता को एक स्थिर रूप की तरह मानती है। बार बार असफलताओं का होना उसमें असहायता का सीखा हुआ भाव का विकास करेगा। असहायता का सीखा हुआ भाव एक मनोवैज्ञानिक चरण जिसमें एक व्यक्ति कुछ कारकों के कारण उनकी स्थितियों से गुजरता है, जहां वह कार्य करने में असमर्थ होता है और यह सोचता है कि किसी समस्या का कठिन परिस्थिति में उबरने में असमर्थ है, इसलिए वह इन समस्याओं के बारे में कुछ भी करने का प्रयास करना बंद कर देता है, अर्थात उनके बीच हीनता की भावना जागृत हो जाती है। चलिए अब कुछ 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं जिनको हम लोग देख सकते हैं। आप अपने विद्यार्थियों को कुछ जानकारी याद करवाना चाहते हैं, इस उद्देश्य के लिए आप किस युक्ति से बचना चाहेंगे। अपने विद्यार्थियों को कुछ जानकारी याद करवाना चाहते हैं, तो इसमें क्या चीज़ बचना है। आप उन्हें निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने के लिए कहेंगे, उनके पूर्व ज्ञान से संबंध में जोड़ेंगे, ज्ञान को वास्तविक जीवन की समस्याओं में लागू करने का अवसर देंगे, उस अवधारणा हेतु उदाहरण और गैर उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। तो यहाँ पर पूछा है कि किसी विद्यार्थियों को जानकारी याद करवाना चाहते हैं, उनके लिए आप किस युक्ति से बचना चाहते हैं, यानी कि क्या नहीं करना है आपको ना। आप उन्हें निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने के लिए कहेंगे, तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। उन्हें निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने के लिए ऐसा ही करने से शिक्षक को बचना है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन की, जो कि 29 का है ना। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है। स्कूली माहौल, हाँ करता है। आनुवंशिकता, दोस्तों यहाँ पर व्यक्तिगत कारक पूछा है, ठीक है। आनुवंशिकता, सांस्कृतिक संदर्भ, अध्यापिका का शिक्षा शास्त्र। तो यहाँ पर हमारा जो व्यक्तिगत कारक है, यानी कि जो किसी बच्चे की व्यक्तिगत कारक है, वह हो जाएगी हेरिडिटी यानी कि उसकी आनुवंशिकता, उसके माता पिता से जो उसमें उसके चीज़ अंदर आई है, वो उसका व्यक्तिगत कारक होता है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं बच्चों। दोस्तों, आनुवंशिकता व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं 30 क्वेश्चन की। दोस्तों, अधिगम किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। ठीक है, यहाँ पर नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है पूछा है ना। तो अध्यापिका द्वारा प्रदान पाठ, इसके फोल्डिंग, ये तो हमारा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर गलत होगा क्योंकि नकारात्मक पूछा है। जिज्ञासा की भावना, विद्यालय का मुद्दे समृद्ध परिवेश, ये भी सही है। प्रिंट रिच इन्वायरमेंट अगर हमारे स्कूल का रहेगा तो वहाँ पर बच्चे अच्छी तरह से सीखते हैं। विद्यार्थियों की जरूरत अनुसार व्यक्तिगत रूप से दिए जा रहे अनुदेशन, तो ये भी हमारा सही है। तो क्या है कि नकारात्मक रूप से निराशा की भावना, बच्चे में निराशा की भावना प्रेरित नहीं करनी चाहिए, उनमें होप की भावना प्रेरित करनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा सेकेंड ऑप्शन ही सही हो जाएगा, क्योंकि नकारात्मक रूप से अधिगम में यही प्रभावित कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसी तरह से वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऑल सब्जेक्ट के वीडियो मैं अपलोड करवाऊँगी। वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब और जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।